प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अनसॉल्व्ड पेपर जीव विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने सेट नंबर 2 में स्टूडेंट क्वेश्चन जो है 6 का स्टूडेंट ग तक करा चुका था। 6 का ग तक करा दिया है मैंने। आज स्टार्ट करेंगे 6 का घ से। तो चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 6 का घ कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास बहुभ्रूणता और नंबर दूसरा है फल का निर्माण। तो हम पहले के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। उत्तर नंबर 1 का हमारे पास क्या है, हेडिंग डाल लेना आप बहुभ्रूणता। ठीक है, पहले का हम आंसर जान देंगे। देखिए बहुभ्रूणता होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या लिखना है, एक बीज में से, अगर एक बीज में से एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। अगर एक बीज से स्टूडेंट बहुत सारे भ्रूण बन जाए तो उस क्रिया को हम कह देते हैं कि बहुभ्रूणता। क्या कह देते हैं, बहुभ्रूणता। एक बीज कह दो या एक बीजांड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखना है। उदाहरण में हमारे पास क्या है, संतरा। क्या स्टूडेंट, संतरा है। ठीक है, तो यह बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल है, संतरा। ठीक है, और हम जान लेते हैं कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। किसने की थी, एंटोनी वान लीeuwenhoek। ये 1 नंबर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाने वाला। पूछेगा कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम दूसरे का आंसर कि फल का निर्माण कैसे होता है। तो हेडिंग डालेना आप फल का निर्माण। तो इसमें आपको लिखना है, फल एक परिपक्व अंडाशय। फल कैसा होता है, एक परिपक्व अंडाशय होता है। ठीक है, फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है। क्या लिखा स्टूडेंट, कि जिस समय स्टूडेंट बीज जो है विकसित हो रहे होते हैं ना, उसी समय क्या होता है, जो अंडाशय होता है वो फूल कर क्या हो जाता है, रसीला और बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। क्या होता है, फिर फल का निर्माण हो जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का भी क्या होता है, निर्माण होता है। जब परिपक्व अंडाशय क्या होता है, जब मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है, वहां से फल भित्ति का भी निर्माण होने लगता है। आपको फल भित्ति भी पता होगा, बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। फल भित्ति भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, 3 प्रकार की होती हैं। तो कैसे निर्माण होता है फल का स्टूडेंट, जो हमारा परिपक्व अंडाशय होता है वो फूल कर बड़ा हो जाता है और रसीला हो जाता है। ठीक है, और उसी से हमारा क्या बन जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। किससे, अंडाशय से ही। ध्यान रखिएगा, यही इसका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन 7वां हमारा कह रहा है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला। या तो पूछ सकता है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, या पूछ सकता है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये 2 में से आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। दोनों में दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम हेडिंग डालेंगे वृषण कोश की, हमारा वृषण कोश क्या। ठीक है, सभी भागों का हम इसके बारे में जानेंगे कि सभी भाग इसके कौन कौन से हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी लेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, वृषण कोश। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यह त्वचा का बना हुआ थैलेनुमा कोश है। ये क्या होता है स्टूडेंट, जो वृषण कोश होता है एक प्रकार का थैला होता है। कैसा बना होता है, ये त्वचा का बना होता है स्टूडेंट। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसमें वृषण होते हैं, आपने देखा भी होगा इसमें वृषण होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति वयस्क होते हैं तो वृषण कोश में ही वृषण होते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, इसका सामान्य तापमान जो होता है, इसका तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। होता कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस।
मगर 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो लगभग कितना हुआ 34 डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर कितना हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाए एक नंबर में कि वृषण कोश का तापमान कितना होता है, तो 3 डिग्री सेल्सियस आप कम कर देंगे 37 में से, तो 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वृषण का तापमान। ठीक है, शुक्राणु बनने में जो सहायक होता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा है हमारे पास क्या, वृषण। तो वृषण में आपको क्या लिखना है, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, यह क्या है, यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होते हैं। यह क्या होते हैं, नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, लिख सकते हैं या होते हैं। ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वृषण में। ठीक है, का स्राव होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि जाने तो एक जोड़ी। ठीक है, वृषण की संख्या हमारी 2 है, यानी कि मतलब एक जोड़ी। इसके बाद हम जानेंगे अधिवृषण। अधिवृषण क्या है स्टूडेंट, कि यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है। जो हमारा अधिवृषण होता है, जो हमारे वृषण होता है, वृषण के ऊपर की संरचना होती है। क्या होती है, जो अधिवृषण है वो वृषण के ऊपर की संरचना होती है। इसमें शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, यानी मेच्योर होते हैं। यहीं पर कहाँ पर, अधिवृषण में। ध्यान रखिएगा, पूछेगा शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं, तो बताइएगा अधिवृषण में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, शुक्रवाहिनी। क्या है ये, शुक्रवाहिनी। नाम से ही पता चल रहा है शुक्राणुओं को वहन कराने वाली। तो वहन कौन कराएगी, शुक्रवाहिनी, ले जाने का काम। तो क्या है यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। जैसा नाम वैसा काम। क्या है, शुक्रवाहिनी, यानी मतलब शुक्राणु को वहन कराने वाली, ले जाने वाली ही कौन होती है, शुक्रवाहिनी। लिखा भी है, जो हमारे वृषण में बन रहे होते हैं जो शुक्राणु, जो अधिवृषण में भी होते हैं, परिपक्व हो रहे होते हैं, उनको ले जाने का रास्ता कौन होता है, शुक्रवाहिनी। कहाँ ले जाती है, तो आप बताइएगा, शुक्राशय तक ले जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा हमारे पास है शुक्राशय। इसका काम क्या है, यह एक ग्रंथि होती है। कौन, शुक्राशय एक ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि शुक्राशय क्या है, तो आप बताइएगा ग्रंथि है। ठीक है, जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा शुक्राणु लंबे समय तक कहाँ सुरक्षित रहते हैं, तो बताइएगा शुक्राशय में लंबे समय तक शुक्राणु हमारी स्पर्म जिसे बोलते हैं, वो का क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तथा इनका पोषण होता है। इनका पोषण भी कहाँ होता है, शुक्राशय में। इसमें शुक्राशय द्रव होता है, क्योंकि वह उसी द्रव में कौन तैरते रहते हैं, हमारे शुक्राणु। जो हमारा शुक्राशय होता है उसमें लिक्विड भरा रहता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर हमारे शुक्राणु तैरते रहते हैं। इसके बाद और आगे देखते हैं, चलते हैं। देखिए फिर छठवां हमारे पास पॉइंट है शिश्न। तो यह एक मांसल संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है, मांसल होती है। यह एक मैथुन अंग है। मांसल का मतलब इसमें हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, यह एक मैथुन अंग भी है, जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणु को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है स्टूडेंट, है ये हमारा शिश्न होगा, जिसे हम पेनिस भी बोलते हैं। सातवां हमारे पास है मूत्र मार्ग। क्या है, मूत्र मार्ग। इसके बारे में हम जानेंगे। यह मूत्र तथा वीर दोनों के बाहर निकलने क्या होता है, एक प्रकार का रास्ता होता है, मार्ग होता है। कौन, मूत्र मार्ग। ठीक है, इस रास्ते से दोनों आते हैं, मूत्र और वीर दोनों। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, सहायक ग्रंथियां। क्या है, सहायक जनन ग्रंथि। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथि के बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास है सहायक ग्रंथि। कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि। यह मूत्राशय के आधारी भाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, जो हमारे पास मूत्राशय है उसका आधारी भाग में कौन स्थित होती है, हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसमें प्रोस्टेट द्रव का स्राव होता है। क्या होता है, जिसमें जो प्रोस्टेट द्रव है उसका स्राव होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो कैसा होता है, दूधिया एवं गाढ़ा द्रव होता है। कैसा होता है, दूधिया और गाढ़ा द्रव होता है, लिक्विड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है दूसरी सहायक ग्रंथि, जिसका नाम क्या है,
काउपर की ग्रंथि। इसका एक और बहुत ही नाम फेमस है स्टूडेंट इसका काउपर ग्रंथि का, क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है, आप लिख भी सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं रही है लिखने में, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। क्या नाम है इसका? नाम एक और है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हैं। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होता है। कौन? जो हमारी काउपर ग्रंथि होती है, ये किसके नीचे होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है, ठीक है, जिसके द्वारा क्षारीय द्रव का स्राव होता है। कैसा द्रव? क्षारीय द्रव निकलता है, ठीक है, जो शुक्राणु की अम्लीयता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, यानी समाप्त कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? जो शुक्राणु की अम्लीयता है उसे बिल्कुल समाप्त कर देता है। कौन? ये जो द्रव निकलता है क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है ये क्षारीय द्रव होता है, और क्या करता है? शुक्राणु की अम्लीयता को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कौन सा? मानव नर जनन तंत्र, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमसे कहा था क्वेश्चन में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, तो हमने सचित्र वर्णन तो कर दिया है, मगर हमने अभी चित्र नहीं देखा है ना, ठीक है, क्योंकि हमने सभी भागों के बारे में तो हमने अपनी जानकारी अभी ले ली है, मगर हम चित्र नहीं देखे हैं। आपको चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है, आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले करके बना लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। हमने सबसे पहले जो भाग देखा था कौन सा? वृषण कोश। ये हमारा वृषण कोश है, थैलेनुमा संरचना, ठीक है, इसके अंदर ही क्या होते हैं? हमारे वृषण होते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, वृषण है। और ये जो आपको संरचना दिख रही है जो बेलनाकार है, इसे कहते हैं स्टूडेंट शिश्न। इसे क्या कहते हैं? शिश्न, पेनिस। और जो हमारी ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये क्या स्टूडेंट है? ये हमारी है प्रोस्थ, जिसे हम प्रोस्टेट भी कहते हैं, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि हमारी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी क्या? शुक्रवाहक है। ये क्या है? शुक्रवाहक है स्टूडेंट, जिसे हम शुक्रवाहिनी भी बोलते हैं। और ये हमारा जो यहाँ पर ये सागर जैसा भरा है, ये हमारा क्या है? मूत्राशय। ये क्या स्टूडेंट है? मूत्राशय है। और ये हमारा क्या स्टूडेंट? शुक्राशय। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये है, ये कौन सी संरचना है हमारी? ये है शुक्राशय, ठीक है। और ये जो आपको पतली सी संरचना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं मूत्र वाहिनी, मूत्र का वहन कराने वाली, ठीक है, ये मूत्र जाने का, यह हमारा पूरा पूरा इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से बना लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, सातवें का हमारा अथवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है प्लेसेंटा निर्माण, दूसरा रेड डाटा बुक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्लेसेंटा निर्माण के बारे में। उत्तर में है क्या है? प्लेसेंटा निर्माण। इसका निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या है? अपरा, अपरा या जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, अपरा हिंदी नाम है और प्लेसेंटा हमारा अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है। तो अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियान तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। अपरा का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय कोरियान तथा गर्भाशय की भित्ति दोनों से ही होता है। ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण, एम्ब्रॉय जिसे बोलते हैं, ठीक है, भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का क्या हो? विनिमय होता है, उसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसका? जो हमारे पास भ्रूण और मादा के रुधिर में पदार्थों क्या हो? विनिमय, आदान प्रदान जिसे बोलते हैं, ठीक है, आदान प्रदान हो, उसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। एक प्रकार का नाल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि स्टूडेंट इसका विकास कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है प्लेसेंटा का। तो ये हमारे यहाँ से मेन पॉइंट चालू होगा, ठीक है, इसका विकास कैसे होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट या निर्माण कैसे होता है। तो प्लेसेंटा जो होता है इसका निर्माण होगा इसमें ब्लास्टूला अवस्था। किस अवस्था में? ब्लास्टूला अवस्था। एक भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है। ब्लास्टूला अवस्था में क्या होता है? ब्लास्टूला अवस्था तक भ्रूण जो होता है गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, और इस समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। जब जुड़ा नहीं होता है
तब क्या करता है, वह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होकर उससे पोषण प्राप्त करने लगता है। कौन स्टूडेंट? भ्रूण, वही जो हमारा भ्रूण है। लिखा क्या है, ब्लास्टूला अवस्था तक जो भ्रूण है ना, वो गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लास्टूला तक। ठीक है, क्या होता है इसके बाद, इस समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। कौन? भ्रूण, क्योंकि जुड़ा ही नहीं है गर्भाशय से, तो उसे पोषण कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं, वो स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। वही लिखा है, अच्छा पॉइंट है। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार में क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपित हो जाएगा। जब उसमें तो होकर उससे पोषण प्राप्त करने लगता है। अगर जब उससे जुड़ जाएगा तब तो पोषण प्राप्त करेगा ही करेगा। ठीक है, अब पहले नहीं प्राप्त करता था, जब किस अवस्था में था, ब्लास्टूला अवस्था में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इस समय ब्लास्टूला के चारों तरफ एक सतह का विकास हो जाता है, जिसे कोरियन या जरायु कहते हैं। ठीक है, कोरियन या जरायु कहते हैं। जरायु की भीतरी सतह पर भी एक झिल्ली बन जाती है। क्या होती है? जो जरायु होता है, जरायु की भीतरी सतह पर भी क्या हो जाता है, एक झिल्ली बन जाती है, जिसे एमनियन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? एमनियन कहते हैं। ठीक है, अपरा का निर्माण जो है, अपरा का निर्माण या विकास निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। यहाँ से क्या है, या आपसे यही तो पूछा था अपरा के निर्माण के बारे में, तो पूरा आपको ऐसे ही लिखना है। अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक क्या हो जाता है, हो जाता है। अपरा में मात्र रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियां अलग अलग होती हैं। क्या स्टूडेंट? अपरा में मात्र रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, जिससे दोनों का रुधिर आपस में क्या हो जाता है, नहीं मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अपरा बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु समान संरचना बन जाती है, जिसे नाभिनाल कहते हैं। यही इसका आंसर स्टूडेंट। अच्छी तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, दूसरे का हमारा उत्तर है रेड डाटा बुक, या रेड या लाल डाटा पुस्तक भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, रेड माने लाल ही होता है, बुक माने पुस्तक होता है। ठीक है, तो आप लाल डाटा पुस्तक भी कह सकते हैं, या रेड डाटा बुक भी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट की विलुप्त होते जीवों की जातियों की, जो विलुप्त हो रहे जो जीव होते हैं, उनके जातियों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। IUCN ने एक पुस्तक का क्या किया है, प्रकाशन किया है, जिसे लाल डाटा बुक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसने प्रकाशित किया है? IUCN ने। इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जो हमारा IUCN का फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो इस बुक में किसके बारे में बताया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, विलुप्त होते जीवों की जो जातियां हैं उनके बारे में उनकी जानकारी लेने के लिए यह बुक चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक। ठीक है, इसे प्रकाशन किया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे। रेड डाटा बुक का प्रथम जो प्रकाशन है कब हुआ था? 1 जनवरी 1972 में हुआ था। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में, कि प्रथम डाटा बुक का जो है प्रकाशन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1972 में। ठीक है, और रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। कितनी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं? 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रिय स्टूडेंट कि इन पुस्तकों में
इन पुस्तकों में अलग अलग जीवों के संबंध में जानकारी भी दी गई है। ठीक है, कि जो हमारी पुस्तकें हैं 5 पुस्तकें, इनमें सभी में अलग अलग जीवों के संबंध में क्या बताया गया, इनके बारे में जानकारी दी गई है। और ये पुस्तकें क्या है, निम्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, अब देखेंगे हम कि यहाँ पर कि कितनी पुस्तकें थी, 5 पुस्तकें। पहली हमारे पास है प्रथम पुस्तक, इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें स्टूडेंट स्तनधारियों की 236 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। 236 प्रजातियों क्या बताया गया, संबंध में बताया गया है पहली पुस्तक कि इसमें स्तनधारियों की 236 प्रजातियां। और द्वितीय पुस्तक में क्या बताया गया, इसमें पक्षियों की 287 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्या है इसमें तृतीय पुस्तक में क्या बताया गया है, इसमें सरीसृप जो हमारे रेप्टाइल आते हैं 119 प्रजातियों तथा उभयचर की 36 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। सरीसृप और उभयचर की 36 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। ठीक है, तृतीय पुस्तक में। और चतुर्थ पुस्तक में क्या हुआ है, इसमें मछलियों की दुर्लभ एवं अप्राप्त प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। ये चतुर्थ पुस्तक भी है हमारी। पांचवी पुस्तक में क्या बताया गया है, इसमें पादपों की दुर्लभ एवं अप्राप्त प्रजातियों एवं उप प्रजातियों का वर्णन किया गया है। किसमें, जो हमारी 5वीं पुस्तक है उसमें पादप और दुर्लभ अप्राप्त प्रजातियों एवं उप प्रजातियों का वही क्या किया गया, वर्णन किया है। जो उप प्रजातियां स्टूडेंट इन सभी में भी आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, कोई ज़रूरी भी नहीं है आपको उप प्रजाति लिखना, आप सीधा प्रजाति भी रखिएगा तो इतना ही आपके लिए बहुत है। ठीक है, ये हमारी रेड डाटा बुक थी स्टूडेंट, और रेड डाटा बुक से जो है इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको बस इतना ही आपको अच्छी तरह से लिख कर चले आना है, इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा स्टूडेंट तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।